आज एक बार फिर से जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे। एक मॉक टेस्ट आपके सामने आ रहा है, सेकंड वाला। सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे और जेकेएसएसबी का ये एक्सपेक्टेड पेपर रहने वाला है। जेकेपी के लेवल को ध्यान पे रखते हुए इस पेपर को डिज़ाइन करा जा रहा है। जैसे कि पहला मॉक टेस्ट था, वहाँ पर आपको मैंने कहा था कि ये मॉडरेट लेवल का मतलब इजी लेवल का पेपर है। तो आज जो पेपर है ये भी अगर आप बोलोगे तो ये इजी लेवल का है। इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक का कुछ हद तक जाएगा, बाकी मैक्सिमम इजी कुछ हद तक मॉडरेट लेवल तक का गया है आज का पेपर। तो जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे लेवल भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो आज के पेपर का आपको टारगेट सेट करके दे रहा हूँ मैं। आज का पेपर 50 मार्क्स का फिर से रहने वाला है, जैसे कल का पेपर 50 मार्क्स का था। 50 में से अगर आज के पेपर में अगर आपके 42 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके मार्क्स 42 से कम आ रहे हैं, जितने कम आते जाएंगे उतनी आपकी तैयारी आपकी कम होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, वीडियो को शेयर करते जाएगा, बस इतना काम आपने करते जाना है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक बुक आपके सामने जिसका नाम लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके ऑथर का नाम भी आपको वो बताना है। तो 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी बुक की वजह से बुकर प्राइज से भी सम्मानित करा गया था। इसलिए बुक कॉमन भी बन जाती है और इम्पॉर्टेंट भी बन जाती है। आपको इस बुक के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। लेकिन हाँ, अगर लेटेस्ट अगर करंट अफेयर्स का आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 की बात करेंगे, रिसेंटली अगर हम बात करेंगे पेन प्रिंटर अवार्ड से किन्हें सम्मानित करा गया, तो पेन प्रिंटर अवार्ड की प्राइस की बात करेंगे। इसके जो लिटरेचर की फील्ड में होता है, इसके विनर अरुंधति रॉय यहाँ पर रहे, तो ये आपको ही पता होना चाहिए। तो बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया 2024 में, पेन प्रिंटर प्राइज से सम्मानित करा गया। और बुकर प्राइज क्यों मिला था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली बुक की वजह से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आपको उसका आंसर बताना है। इसका पीडीएफ एक बार फिर से आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर आप इन क्वेश्चन को देखना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? 4 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है सिडनी में और मेलबोर्न में। तो देखो, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे वो सिडनी यहाँ पर हो जाएगा। कैपिटल कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ का पार्लियामेंट कैसा है, वहाँ का लेजिस्लेचर कैसा है, वहाँ का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की तरह इंडिया की तरह आपको देखने को मिलता है। करेंसी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी हो जाती है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का नाम आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। इससे पहले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में इसके हेडक्वार्टर आ जाते हैं। फॉर्मेशन कब इसकी हुई थी? 1975 में फॉर्मेशन हुई थी। कौन से फाउंडर इसके? बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बिल गेट्स और पॉल एलन की बात करेंगे, इन्हें कहा जाता है फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कहा जा रहा है, विच स्टेट इन इंडिया इज होम टू द कुनाक सन टेम्पल। यह जो टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी डिस्ट्रिक्ट वहाँ की आती है, वहाँ पर आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड। अभी हाल ही में करंट अफेयर कैटेगरी से क्वेश्चन आया। अभी हाल ही में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी समिट यहाँ पर हुआ है। तो जो पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है वो कहाँ पर, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। तो ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम ब्रुसेल्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी समिट करवाया गया है, तो पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पर हो रहा है? ब्रुसेल्स में। आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली 2024 की बात करें, जहाँ पे 30 नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। 30 नेशंस की अगर हम बात करेंगे, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। और इस न्यूक्लियर एनर्जी समिट की बात करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज किसने करा? इसको ऑर्गेनाइज करा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, खबड़ा करके नाम आपको सामने देखने को मिल रहा है। ये कौन से स्टेट में, क्योंकि न्यूज़ में रहा था, तो ये गुजरात का एक रिन्यूएबल नेशनल पार्क भी से कह सकते हो, गुजरात का हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क भी से कह सकते हो, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोलर पार्क भी से कहा जा रहा है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की थी, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट हो जाएगा 30 गीगावाट की जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट करने जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए।
आगे चलेंगे, आज की क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अब सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है सुखबीर सिंह गिल की बात करेंगे, जो रिसेंटली अभी डेथ भी हुई है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए थे? ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, 26 जनवरी को इनकी डेथ हुई, 2024 में हुई है डेथ, और 26 जनवरी का वो दिन था जब इनकी डेथ हुई है। तो फील्ड हॉकी से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहा जा रहा है हु वॉन द 87 kg ग्रीको रोमन टाइटल? नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की हुई है। 87 kg कैटेगरी में कौन यहाँ पर विनर रहा, आपसे वो पूछ रहा है। तो 87 kg कैटेगरी की बात करेंगे, विनर सुनील कुमार यहाँ पे रहे। और नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हुई कहाँ पर? जयपुर में करवाया गया टूर्नामेंट ये वाला। तो जयपुर, अगर कहाँ पे हुआ तो जयपुर में हुआ। 87 kg वाली कैटेगरी में विनर कौन रहा? सुनील कुमार रहे। 87 का अगर 97 kg की कैटेगरी आपसे पूछेगा तो नितेश आपको नाम याद रखना है। फिर उसके बाद 130 kg कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे नवलीन आपको नाम याद रखना है, नवीन आपको नाम याद रखना है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगर 130 kg होगी तो नवीन नाम याद रखना है। अगर 97 kg की कैटेगरी होगी तो नितेश याद रखना है। 87 kg की कैटेगरी तो सुनील कुमार आपको नाम याद रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कहा जा रहा है द अरावली रेंज इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? अरावली रेंज की बात करेंगे, इंडिया के कौन से हिस्से में आपको ये देखने को मिलता है, आपसे वो पूछ रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट दोनों जगह में आ रहा है, बट मेजॉरिटी में वेस्टर्न में आ रहा है, तो वेस्टर्न इंडिया आप क्लिक कर लोगे। तो अरावली रेंज की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली से होकर निकल रहा है, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान से हो गया, गुजरात में जाके तो एंड हो जाता है। अरावली रेंज की बात करेंगे तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछेगा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप गुरु शिखर बोलोगे, जो कि माउंट आबू वाली साइड में आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको पता है, जो 5650 फीट की इसकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कहा जा रहा है पुलित्जर प्राइज़ की बात करेंगे, कौन सी फील्ड से जुड़ा हो, कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज़ की बात करेंगे, ये जर्नलिज्म की फील्ड में प्रोवाइड कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जेकेलेटिक्स इन्फो के नाम से है। वहाँ पर आपको सारे PDF वगैरह आपको जो भी वो मिलते जाएंगे। और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल सभी जेकेलेटिक्स इन्फो के नाम से, इंस्टाग्राम इस नाम से कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे, आप कनेक्ट कर सकते हो। जॉब अपडेट्स वगैरह आपको इसी इंस्टाग्राम वगैरह पे मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप आने वाले टाइम में जो कोर्सेज अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, JKP SI की बात करेंगे, डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हो। फिर टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करें तो JKP कांस्टेबल की आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, हमारे सामने स्क्रीन में आएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? तो वो सेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑर्गन है, इनमें से एक ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, वो कौन सा है आपको वो बताना है। तो जनरल असेंबली इसके प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है, सिक्योरिटी काउंसिल भी प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन में नहीं आता। आपसे वही पूछा था कौन नहीं आता, तो WHO हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन WHO अगर नहीं आता, बट फिर भी किसी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, 7 अप्रैल को इसकी फाउंडेशन हुई थी, तो 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है? ये आपके लिए टास्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन 13 की बात करें, कहा जा रहा है हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। टोटल कितने मेंबर? 15 मेंबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपको वो बताना है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या जाती है? UN से सिंपल सब मिलता है, यूनाइटेड नेशंस। आगे अगर हम बात करेंगे, इसे एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 194 इसके आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे व्हेन डिड इंडिया ऑफिशियली बिकम अ रिपब्लिक? इंडिया जो रिपब्लिक कब बना था? इंडिया रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज़ नाउन एज सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को कहा जाता है? यहाँ पे आपसे वो पूछा जा रहा है। तो कोसी रिवर को कहा जाता है, जिससे बाढ़ वगैरह बिहार में आती है। तो कोसी रिवर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी रिवर की बात करें सौरो ऑफ बिहार के साथ साथ इसे सप्तकोशी नाम से जाना जाता है। सप्तकोशी नाम से भी किसी नदी को जाना जाता है, कोसी रिवर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट डज UIDAI स्टैंड्स फॉर। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर वो बताना है। तो यूनिक आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक वगैरह आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो UIDAI की बात करेंगे, यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कर दिया है। एक सेकंड रुकेगा। चलिए यहाँ पे UIDAI की हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन इंडिया वाज इन विच सिटी। इंडिया में अगर हाईएस्ट टेम्परेचर कहीं पे रिकॉर्ड करेगा वो कौन सी सिटी में रिकॉर्ड करेगा। देखो आज से अगर हम पहले की बात करेंगे तो हमारे पास हुआ करता पहलोदी, ये जो आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड करा गया था, तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। लेकिन रिसेंटली बात करेंगे, दिल्ली के मुंगेशपुर जगह है जहाँ पे 52.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया। तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के आज के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ पे करा गया, मुंगेशपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करेंगे, ये कब ऑफिस में रहे, कब ये प्रेसिडेंट बने थी। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये कब बनी आपसे वो पूछा जा रहा है, 2007 से लेकर 12 तक का टाइम पीरियड था जब ये बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंडिया की कौन सी प्रेसिडेंट थी, 12th प्रेसिडेंट थी ये इंडिया की, आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी बट इनटू अ लेक। इनमें से कौन सी रिवर ऐसी जो कि समुद्र में जाकर नहीं गिरती बट एक लेक में जाकर गिर जाती है, वो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिला, जो कि गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करें, कहा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो कौन थे, आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो मैरी क्यूरी आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया था। तो फर्स्ट वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया मैरी क्यूरी। और क्यों करा गया था, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी गई थी इस वजह से, रेडियो एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से ईयर में अडॉप्ट करा गया था। तो इम्प्लीमेंट तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बट आप प्रियम्बल पढ़ते हो ना ऑन दिस डे, वो 26 नवंबर 1949 वाला। तो 1949 को जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था, तो ऑप्शन नंबर डी 1949 देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 की बात करेंगे, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किन्हें कहा जाता है, आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो ये अगर हम बात करेंगे, होमी जे बाबा आपको नाम देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 रॉकेट बॉयज़, अगर आपने मूवी देखी आपको ज़रूर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच नाइट्रोजन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन कंटेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम एस्टीमेट बताएं, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 78.084% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है 20.964, अप्रॉक्सीमेट 21% आप बोल के चलते हो। तो मैक्सिमम कंटेंट नाइट्रोजन का है, वो अप्रॉक्सीमेट 78% देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की बात करेंगे, अब सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो बाइट द बुलेट का मतलब यहाँ पर होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइट द बुलेट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब क्या है, इस इडियम का मतलब क्राई ओवर स्पिल्ट का मतलब है कि जो चीज़ हो चुकी है उस पर आप अगर अफसोस करते जा रहे हो, उसके लिए सॉरी फील करते हो, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो हो जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो टू फील सॉरी फॉर समथिंग दैट कांट बी अनडन, इसका मतलब है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कवर कर लिया। 27 की बात करें, कहा जा रहा है विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिल रहा है। पहले ही हैव फिनिश्ड, देखो ही होगा, शी होगा, इट होगा, कोई सिंगुलर वगैरह होगा। अगर हैज़ अब हैव में से चुनना पड़े, हम इसके साथ हैज़ चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही के साथ हैज़ आएगा तो हैव तो वैसे गलत हो गया, हैविंग भी वैसे गलत हो गया। ही विल फिनिश्ड हिज वर्क होमवर्क, ये भी गलत हो जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है।
दिस साइनोनिम ऑफ परनीशियस, परनीशियस का साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, परनीशियस का मतलब होता है डेंजरस यानी कि हार्मफुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 की बात करें, कहा जा रहा है दी एंटोनियम ऑफ एमिनेंट इज, एमिनेंट का एंटोनियम मतलब कि अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो एमिनेंट मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया को याद करनी है, मतलब फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ आपको इंडिया याद करनी है, तो एमिनेंट का मतलब फेमस हो जाता है। तो उसका एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग जो अननोन, इसके बारे में पता ही ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आगे यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, वो सेंटेंस बताओ जिसमें पंक्चुएशन बिल्कुल सही से करी गई है। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए। ही सैड, उसने कहा, जब कोई बात कहता है ना उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा जाता है, तो ही सैड के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में देखो आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखने को नहीं मिल रहे। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स का कह रहा था सेंटेंस हमारे पास ही सैड है, ही सैड के बाद उसने कहा ब्रेक लगाओ, फिर इन्वर्टेड कॉमा से देखो क्या बात उसने कही है, तो ही सैड का कॉमा यहाँ पर भी नहीं है, कॉमा यहाँ पर भी नहीं है, बस यहीं पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा चलो पार्क में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेटस को बिल्कुल सही, लेटस का तो लेट्स इस तरह से को लिख देते हैं, तो किसी तरह की मिस्टेक यहाँ पे नहीं करी जा रही है, और एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए, वो बिल्कुल सही तरीके से सेट करा हुआ है। क्वेश्चन 31 की बात करेंगे, जो करेक्ट सेंटेंस आपको वो बताना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है शी इज़ अ बेस्ट सिंगर, शी इज़ द बेस्ट सिंगर, शी इज़ एन बेस्ट सिंगर, शी इज़ बेस्ट सिंगर। यहाँ पे आर्टिकल का यूज आपको बताना था, तो बेस्ट हमारे पास क्या है, बेस्ट, हार्डेस्ट, फास्टेस्ट, सुपरलेटिव्स हैं, इनसे पहले आर्टिकल द हमको यूज़ करना पड़ता है, तो शी इज़ द बेस्ट सिंगर ये सबसे सही सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस आपको वो चुनना है, कौन सा हो जाएगा। आई एम वेटिंग सिंस 2 आवर्स, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, आई एम वेटिंग ड्यूरिंग 2 आवर्स, आई एम वेटिंग फॉर सिंस। देखो सिंस और फॉर में से एक प्रीपोजिशन को वो चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2 AM, सिंस 1996, है ना, जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं उसको हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, हम बोलेंगे फॉर 3 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 20 ईयर्स। जब पीरियड बताते हैं कितने समय से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 3 दिनों से, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। तो भाई 2 आवर्स आए ना, तो फॉर 2 आवर्स आएगा, तो यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिंस अगर 2 AM होता, 2 PM बोलता, मैं सिंस लगाता, लेकिन 2 आवर्स है, मुझे फॉर लगाना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलेंगे, 33 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, प्रोजेक्ट भी आउटपुट है, तो स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस हो जाएगा, वही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के काम आता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। इनपुट और आउटपुट दोनों के जो काम आता है वो हमारे पास टच स्क्रीन हो जाएगा। देखो प्रिंटर की बात करेंगे, आउटपुट मॉनिटर एक तरह से हमारे पास आउटपुट का काम करेगा, माउस हमारे पास इतना इनपुट का काम करेगा, लेकिन टच स्क्रीन की बात करेंगे, टच स्क्रीन है, आप उसमें इनपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आउटपुट की तरह भी यूज़ करते हो उसको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 35 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS पावर पॉइंट। अगर आपको MS पावर पॉइंट को नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आप कौन सा शॉर्टकट वहाँ पे यूज़ करते हो। Ctrl+N से हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या, हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल है। सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, विंडोज़ है, ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है। बट रैम की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में आता है। ये रैम की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, ये हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको आराम से टच वगैरह कर सकते हो। क्वेश्चन 37 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जैसे अगर लाइट बंद होगी तो मेमोरी गायब हो जाएगी, वो वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, जो टेम्परेरी होती है वो। रोम हमारे पास हो जाएगा, रोम की अगर हम बात करेंगे, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम की बात करेंगे, रैम हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। रैम वोलेटाइल है, रोम जो है वो रैम की बात करेंगे, रैम वोलेटाइल है और रोम जो नॉन वोलेटाइल है। तो रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कहा जा रहा था कैश मेमोरी इज़ यूज टू, कैश मेमोरी हम किस लिए यूज़ करते हैं? कैश मेमोरी यूज़ की जाती है ताकि जो आप बार बार डाटा वगैरह आप यूज़ वगैरह करते हो, है ना, उसको बार बार डाटा को, मतलब जो भी आपको डाटा वगैरह बार बार यूज़ करो वो जहाँ पे स्टोर हो जाता है, और जब भी माइक्रो प्रोसेसर की बात, CPU को काम वगैरह करा था वहीं से पहले अपना डाटा वगैरह लेता है, फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं, तो फास्ट वे में जो है वो काम आपको कंप्लीट होता है। तो कैश मेमोरी को इसलिए यूज़ करा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 39 की बात करेंगे, कहा जा रहा है चलो ये डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आ जाओगे, कहा जा रहा है विपुल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, विपुल जो नॉर्थ साइड में मूव करना स्टार्ट करता है ना, यहाँ पे हमने डायरेक्शन बता दी इस तरह से। तो विपुल नॉर्थ साइड में मूव करना स्टार्ट करता है, 30 मीटर तक जाता है, तो 30 मीटर वो कहाँ गया? नॉर्थ में गया। ही टर्न लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड जाता है, नॉर्थ को लेफ्ट हमारे पास क्या जगह वेस्ट हो जाएगा, और कितना मूवमेंट करता है? 40 मीटर की मूवमेंट करता है। वो दोबारा से लेफ्ट साइड जाता है 30 मीटर, दोबारा से लेफ्ट साइड 30 मीटर, मतलब वो साउथ में आ चुका है। वो दोबारा लेफ्ट साइड जाता है और 50 मीटर में 50 मीटर वो ईस्ट में आ चुका है। तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर आपको वो बताना है। तो देखो ये नॉर्थ और साउथ कैंसिल हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट को जो माइनस करना पड़ेगा, तो 50 में से 40 के 10, तो मतलब डायरेक्शन वेस्ट वाली हो जाएगी, ईस्ट वाली हो जाएगी। तो 10 मीटर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी, चाहे रीजनिंग आपको पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, आपको जम्मू कश्मीर का जीके पढ़ना है, इंडिया का जीके पढ़ना है, सब कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल, आप आराम से देखिए, वीडियोस वगैरह देख सकते हो तो देखना चाहते हो तो। क्वेश्चन 40 की बात करें, कहा जा रहा है शर्मन सैड टू प्रीति, शर्मन ने प्रीति को कहा योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, तुम्हारी मदर की हस्बैंड की सिस्टर मेरी आंट है, तो बताओ प्रीति शर्मन की क्या लगेगी? अगर आपको सिंपल भी बनाना चाहोगे, शर्मन प्रीति को बोला, प्रीति को बोला तुम्हारी मम्मी का जो हस्बैंड है, ये प्रीति रही, प्रीति को बोला तुम्हारी जो मम्मी है, तुम्हारी मम्मी का जो हस्बैंड है, तुम्हारी मम्मी के जो हस्बैंड की जो सिस्टर है वो मेरी आंट है, वो मेरी आंटी है, तो बताओ प्रीति जो शर्मन की क्या लगेगी? ये कौन है? ये शर्मन की आंटी है, ये शर्मन बना लो, यहाँ पे शर्मन है, शर्मन के मम्मी पापा की बहन, आप इस तरह से बना लो। तो प्रीति शर्मन की क्या लगेगी आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर आप अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहोगे तो प्रीति बोलती है, शर्मन बोलता है प्रीति को कि तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड की बहन, तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड की बहन का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारी बुआ, तुम्हारी बुआ मेरी क्या लगती है? मेरी बुआ लगती है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्रीति शर्मन प्रीति का क्या लगेगा? ब्रदर लग जाएगा यहाँ पे, ब्रदर प्रीति शर्मन की क्या लगेगी? सिस्टर लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, अगर आप सिंपल लैंग्वेज बिना डायग्राम के बनाओगे तो शर्मन प्रीति को बोलता है, प्रीति को बोला तुम्हारी मम्मी का जो हस्बैंड है, तुम्हारी मम्मी का जो तुम्हारे पापा की जो बहन है, तुम्हारी बुआ, वो मेरी आंट है, वो मेरी भी बुआ है, तो दोनों भाई बहन ही हुए ना, तो प्रीति सिस्टर लगेगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 41 की बात करें, कहा जा रहा है शोइंग द लेडी इन द पार्क संतोष सैड, एक पार्क में एक लेडी है, उसको शो करते हुए, ये लेडी है, इसको तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है? संतोष कह रहा है। संतोष क्या कहता है? शी इज़ द गर्ल चाइल्ड, ये बेटी है, ये जो लेडी है आपको पार्क में दिख रही है, ये लेडी जो है ये गर्ल चाइल्ड है, किसकी बेटी है? ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। संतोष बोलता है मेरे ग्रैंडफादर का जो अकेला बेटा, मेरे ग्रैंडफादर अकेला बेटा मेरे पापा, तो मेरे पापा की वो लड़की है, मेरे पापा की लड़की है, मतलब वो क्या होगी? मेरी बहन ही हो जाएगी ना। तो संतोष उसको क्या लगेगा? संतोष का ब्रदर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, संतोष बोल रहा है वो जो पार्क में लड़की है वो कौन है? वो मेरे ग्रैंडफादर का अकेला बेटा है, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा का अकेला बेटा, मेरे पापा की बेटी है, मेरे पापा की बेटी में मेरी बहन हो जाएगी। तो संतोष क्या लगेगा उस लड़की का? भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 की बात करें, कहा जा रहा है प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, साइन चेंज करने हैं और आपको आंसर बताना है। 45 मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड था, डिवाइड लगा दो। 5 डिवाइड का मतलब क्या था? डिवाइड का मतलब था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दो। 3 लगा दो, ब्रैकेट के अंदर लगा कर दो। माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब प्लस था, प्लस 15 कर दो, इसको सॉल्व करना है। तो पहले बोर्ड मास में डिवाइड करना पड़ता है। 5 9 45, 9 को 3 से 27, तो 27 प्लस 15 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 37 43 आपको देखने को मिल रहा है ना, 42 आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 43 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, 42 के बाद 43 आकर आपके सामने स्क्रीन में। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में कहा गया है इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, स्टेटमेंट में ये कहा गया है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है सेविंग ऑफ द ट्री शुड बी डन टू ग्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अगर पेड़ बचाना स्टार्ट हुए तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। सिर्फ इंडिया को चाहिए कि वो पेड़ों को सेव करना स्टार्ट करें। तो स्टेटमेंट आपको दी है, इसके बेसिस कंक्लूजन आपको बताना है। तो पहला कंक्लूजन तो सही है कि अगर पेड़ बचाना स्टार्ट कर दोगे तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन सिर्फ इंडिया को फोकस करना चाहिए पेड़ बचाने में, ऐसा गलत हो जाएगा।
तो हम बोलेंगे ओनली कंक्लूजन 1 इज़ वैलिड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 की बात करें, आप सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है 17, 18, 26, 53, 117 क्वेश्चन मार्क और 458। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 17 से 18 पे कैसे जा सकते हैं, 1 का गैप है। 18 से 26 पे कैसे जाते हैं, 8 का गैप है। 26 और 53 में कितना गैप है, 27 का गैप है। 53 और 117 में कितना गैप आपको देखने को मिल, 70, 60, 40, 50, 53, आपको 64 का गैप देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा। तो 117 में 125 मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना मेरे पास आंसर आ जाएगा, 200, 220, 230, 237, यहाँ पे कितना है, 220, 230, 237, 242। आपको ऑप्शन नंबर ई आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 की बात करेंगे, कहा जा रहा है 2, 14, 84, 420, 16, 80, 50, 40 नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपको वो बताना। देखो आपको मैं सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ। 2 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो 14 आता है, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो 84 आता है, 84 को 5 से मल्टीप्लाई 420 आता है, 420 को 4 से मल्टीप्लाई यह आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आगे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5024 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10080 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 की बात करेंगे, आप सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है WYBXUD YQF और नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, पहले लेटर चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। W तो 23 नंबर पे, X 24 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, आगे 26 नंबर पे क्या आता है, Z आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन Z से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड लेटर पे फोकस करते हैं, Y 25 पे आता है, U 21 पे आता है, Q 17 पे आता है, वे -4 करा जा रहा है, तो 17 में से 4 माइनस करो 13 नंबर पे M आता है। अब लास्ट की बात करें, B 2 स्टेप ऐड करो, D 2 स्टेप ऐड करो, F 2 स्टेप ऐड करो, H आ जाएगा, यानी कि ZMH ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे, सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज है, इसमें M4JOR की बात करेंगे, इसकी कोडिंग इस तरह से करी गई है। तो इसकी कोडिंग कैसे करी जाएगी आपको वो बताना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M4JOR की बात करेंगे, इसकी कोडिंग कैसे कोडिंग करी होगी। देखो M है NOP, यानी कि M 30 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, तो +3 किया हुआ है। उसके बाद 4 में 3 ऐड करो 7 आता है। J 10 नंबर पे, M 13 नंबर पे आता है। तो आपको हर जगह देखने को मिल रहा है +3 का पैटर्न चल रहा है, तो +3 का पैटर्न यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। V आता है 22 नंबर पे, +3 कर लो 25, तो 25 नंबर पे क्या आता है, Y आता है। तो Y से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 में कहा जा रहा है यूरो का रिलेशनशिप यूरोप के साथ है, दिरहम का किसके साथ हो जाएगा। देखो यूरो है, यूरोप की करेंसी यूरो हो जाएगी, दिरहम किसी करेंसी है, UAE की करेंसी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इंडिया का रिलेशनशिप दिल्ली के साथ है, आपको बताना नीदरलैंड के किसके साथ हो जाएगा। देखो दिल्ली की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो जाएगी, तो नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे बाकी बच्चों को भी पता लगे कंपटीशन लेवल किस तरह का वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और आपको भी समझ आएगा आप कहाँ पर स्टैंड कर सकते हो। लेकिन बिना चीटिंग है ऑनेस्टली अपने बताने कि 50 में से वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अगर हो सके तो ये पॉसिबल ये बताइएगा कि फर्स्ट मॉक में आपको कितने मार्क्स आए थे और आज के सेकंड मॉक में कितने मार्क्स है, दोनों अगर आप कंबाइन करके बताओगे वो और बेटर रहने वाला है, वो और बेस्ट रहने वाला है। तो आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कार्पो का रिलेशनशिप जुपिटर के साथ है, पेंडोरा का किस साथ हो जाएगा। देखो कार्पो की बात करेंगे, ये मून है जुपिटर का, जुपिटर के मून है, उनमें से एक मून का नाम कार्पो है। वैसे पेंडोरा के किसी का मून है, वो किसका मून है, वो सैटर्न का मून है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में शायद से मैंने जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन नहीं ऐड करा है ना। तो जम्मू कश्मीर कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैसे दे रहा हूँ, आपको मैं होम टास्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो उनका आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करेंगे, इसमें ट्रांजिशन पीरियड सेट करा गया था, वो ट्रांजिशन पीरियड कितने ईयर्स का था। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ट्रांजिशन पीरियड कितने टाइम का था। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि RTI एक्ट 2005 की बात करेंगे, ये इफेक्ट में कब से आया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बन चुका है। तीसरा क्वेश्चन आपने मुझे ये बताना है कि डोगरा एम्पायर की बात करें, डोगरा डायनेस्टी की बात करेंगे, इसके सेकंड रूलर का नाम क्या था। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बन रहा है।
फोर्थ क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि बनिहाल जोजिला टनल की बात करेंगे। जोजिला टनल जो है वो किससे कनेक्ट करने का काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करो, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछूँ मैं, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इधर बताइए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है। तो ये 5 क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन आपको मैं और प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।